नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण परिवार में। उम्मीद करते हैं काफ़ी बेहतर तैयारी आपकी चल रही होगी। एक अच्छी उम्मीद के साथ, एक अच्छी तैयारी के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। हमारा सीरीज उत्तराखंड दरोगा से संबंधित जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं, विशेषकर उसको लेकर के 30 दिन का जो टारगेट हमने रखा है हिंदी को पूरा करने का, आज उसका चौथा दिन है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हमने हिंदी के विकास, लिपि के बारे में बात किया। आज हिंदी की बोलियां और वर्णमाला के बारे में हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग हिंदी के बारे में हिंदी भाषा की जो बोलियों के बारे में विभाजन करेंगे, जो भारत की भाषाओं का विभाजन कुछ इस प्रकार से किया गया है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी। यानी हिंदी का विकास, हिंदी का जो विभाजन है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो वो 5 बोलियां हैं और उपबोलियां आएंगी तो वो 17 उपबोलियों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार से भी आपका प्रश्न बनता है। तो देखिए 5, ये पहला एक ही नंबर का आपका सीधा प्रश्न यहाँ पे बनता है कि हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है। तो आपको याद रखना है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी। निम्न में से कौन सी हिंदी की बोली नहीं है या हिंदी का वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ पर भी एक चार्ट आप लोग बना लीजिए और ये याद जरूर करना है। एक प्रश्न यहीं से बनता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। हिंदी काफ़ी छोटा हिंदी का सिलेबस है और 100 नंबर का हिंदी दिया गया है। तो हमें सबको लेकर के आगे चलना है, एक एक पॉइंट को याद करना है। तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, कॉपी पेन के साथ नोट्स बनाए। छोटी सी, अगर आप एक नोट्स भी बनाओगे, छोटी सी पुस्तक भी ले लोगे, कॉपी ले लोगे, तो वहाँ पे आपका प्रत्येक दिन एक नोट्स बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका मुझे 20 या 25 मिनट चाहिए पर डे। 20 या 25 मिनट में अगर आप लोग डिमांड करते हो तो हम लोग उत्तराखंड की बात करेंगे, पॉलिटी की बात करेंगे, लेकिन आप लोगों के कमेंट पर निर्भर करता है आप लोग क्या चाहते हो। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे ये छोटा छोटा लिखा गया है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आपको नोट करना है ये चीज़ें। ये दिखेगा, दिखने में हो सकता है वीडियो में क्लियर ना दिखे, क्योंकि अभी व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं हैं हम उसी में आपको वीडियो बना करके आपके सामने रख रहे हैं। तो ये लिखा है दोस्तों, शौरसेरी अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शौरसेरी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से। पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो पहले शौरसेरी अपभ्रंश से, फिर खस, फिर आपका पहाड़ी हिंदी। बिहारी का विकास किससे हुआ है? मागधी से। राजस्थानी का विकास किससे हुआ है? तो ये शौरसेरी अपभ्रंश से हुआ है। अब इनके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत न जाने कितनी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो रट लीजिए, 1 नंबर पक्का कर लीजिए। यहाँ पे ये नंबर बनने वाले हैं, आपको याद करना है और निश्चित सफलता मिलेगी, ये आपको ध्यान देना है। कॉपी पेन जरूर निकालिए। नहीं वीडियो सुन लिया, आधा देख लिया, ठीक है, ये याद रखिए। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो फ़ायदा आप ही का है। नहीं पढ़ते हो, बगल वाला पढ़ रहा है, साथ वाला पढ़ रहा है, तो वो आगे बढ़ रहे हैं, प्रत्येक दिन आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे पश्चिमी हिंदी में पहली हो जाएगी आपकी खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है। इसके क्षेत्र भी हम आगे बात करेंगे। अभी धीरे धीरे करके प्रत्येक दिन का एक डोज आपको दिया जा रहा है कि आपको याद करें। खड़ी बोली देहरादून का क्षेत्र, सहारनपुर का, दिल्ली का, मेरठ का, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ये काफ़ी विस्तारित हो जाएगा, तो अभी हमें केवल पहले राउंड में ये याद करना है। फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ पे ब्रज भाषा, तीसरा हो जाएगा आपका बुंदेली, चौथा आपका कन्नौजी और पांचवा आपका हो जाएगा बांगरू, जिसे हरियाणी भी कहा जाता है। प्रश्न बनते हैं कि खड़ी बोली को, कौरवी को खड़ी बोली किसने कहा? यह ब्रज भाषा से संबंधित कवि कौन सी है? बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? कन्नौजी का क्षेत्र कौन सा है? यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे। अब पूर्वी हिंदी आपको देखना है, इसको आप ABC से भी याद कर सकते हो। ABC, एक तो आपको ये याद हो जाएगा। ये वाले अलग ही ध्यान रहेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ABC आपको पता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ये ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये वाला तो सेट आपको याद करना है, पूर्वी हिंदी ABC, पूर्वी हिंदी ABC, पूर्वी हिंदी ABC 3-4 बार। ये कई बार परीक्षा में अगर ये ध्यान ना रहे
तो 3 ऑप्शन ये दिख रहे हैं आपको, तो आपको पता है कि ये आपका पूर्वी हिंदी के हैं। बाकी जो ऑप्शन होगा आपका वो क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा या पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। अब अगला आपका दोस्तों पहाड़ी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी को कुछ इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। हम अगर यहाँ पे, तो चलिए आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी व्याख्या इसकी विस्तार से करूँगा कि पहाड़ी हिंदी क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहाड़ी हिंदी के लिए हम उत्तराखंड पे अगर ध्यान देंगे तो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है दोस्तों, भारत का उत्तरी राज्य है उत्तराखंड। कुछ इस प्रकार से उत्तराखंड का जो मैप है, उत्तराखंड का पूरी हमने उत्तराखंड की जो वीडियो बनाई है वहाँ पे भी आप लोग अगर मैपिंग देखें तो काफ़ी अच्छा ज्ञान आपको उससे हो जाएगा, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो उत्तराखंड का पूर्वी क्षेत्र नेपाल है, उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल। उत्तराखंड का पश्चिम में यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, बीच में कुमाऊं और गढ़वाल है, कुमाऊं और गढ़वाल है। तो इसी तरीके से पहाड़ी हिंदी का विभाजन कर दिया है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हम लोग अगर यहाँ पे बात करें कि जो पूर्वी पहाड़ी में आपका क्या आ जाएगा, नेपाली। मध्यवर्ती पहाड़ी में आपका आ जाएगा गढ़वाली कुमाऊनी, और पश्चिमी पहाड़ी में जौनसारी और हिमाचली, ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आ जाते हैं। हो सकता है किसी पुस्तक में इस तरीके से व्याख्यात ना हो, तो आपको ध्यान देना है, याद हमें उत्तराखंड को लेकर के अगर हम लोग करें तो पहाड़ी जो राज्य हमारा उत्तराखंड हिमाचल ये हैं, तो इन्हीं में ये पहाड़ी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे आप लोग विस्तार से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला बिहारी की ओर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। बिहारी 3 भाषाएं विकास हुआ है मागधी से, विशेषकर मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक बोली है, एक पहचान मिली है। तो ये भी आपको ध्यान देना। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति जी को, ये आपको ध्यान देना है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, विद्यापति को नोट कर लीजिए, मैथिल कोकिल विद्यापति। भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त, भारत के अलावा अन्य देशों में भी, कई देशों में भोजपुरी बोली जाती है, छोटे छोटे क्षेत्रों का है। अब राजस्थानी का विभाजन भी हमने इसी प्रकार से राजस्थानी को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वहाँ पे बना दिया है। पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, जिसे ढूंढानी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ का क्षेत्र है। उत्तर में मेवात का क्षेत्र है, मेवाती। दक्षिण में मालवा प्रदेश यानी मालवी जो आपका मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर वाला मालवा प्रदेश कहलाता था। तो ये विशेषकर आपको इस तरीके से विभाजित किया गया है, इसे आपको याद कर लेना है। मेरा कार्य आपको एक नंबर देना है, आपको याद करना है। याद करते करते हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज ये टॉपिक यहाँ पे है। अब हम बात करेंगे दोस्तों वर्णमाला के बारे में। अब प्रत्येक दिन धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ेंगे। ये छूटा हुआ था, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लगा इसलिए आपको बता दिया है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे वर्ण के बाद सेकंड हमारा होगा वर्णमाला। फिर हम बात करेंगे दोस्तों वर्ण विभाजन। अब सबसे पहले बिंदुवार हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, वर्ण किसे कहा जाता है। कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि लेखन को व्यक्त करने के लिए वर्ण हेडिंग डाल के लिखिए। लेखन को व्यक्त करने के लिए कुछ विशेष लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाएगा। पहली हेडिंग ये हो जाएगी, पहला ये हो जाएगा। दूसरी परिभाषा यहाँ पे बना लीजिए, ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो 2 परिभाषा, कई बार परिभाषा भी इस प्रकार से पूछी जा सकती है, ये ध्यान देना है। इस प्रकार से परिभाषाओं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। परिभाषाओं से भी आपका कई बार घुमा फिरा करके वो ऑप्शन बना देता है। अब देखिए
एक बिंदु यहाँ पे आता है आपका वर्ण और ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। ये क्रम आपको याद रखना है। एक क्रम हमने हिंदी के विकास के बारे में बात किया, एक क्रम हमने लिपि के विकास के बारे में बात किया। अब हमने बात करना है, इस सीरीज को याद रखिए, वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि से मिलकर के आपका बनेगा अक्षर, अक्षर से मिलकर के आपका बनता है शब्द, शब्द से बनता आपका पदबंध, पद, पद से पदबंध, फिर उपवाक्य, और इसी प्रकार से आपका बनेगा वाक्य। 2-3 प्रश्न आपके इसी से बनने वाले हैं, यह आपको ध्यान देना है। अब प्रश्न हम लोग पहले यहाँ पे प्रश्न बना लें, फिर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि कई बार विद्यार्थी इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। प्रश्न बना लीजिए, प्रश्न बनाइए, आज प्रश्न बनाना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो डैश करके आपका उत्तर क्या होगा, वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि। दूसरा प्रश्न, प्रश्न सेकंड, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तब आपका क्या हो जाएगा, केवल वर्ण। तीसरा प्रश्न नोट कीजिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तब हो जाएगा आपका ध्वनि, तब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्वनि। देखिए अंतर क्या है, वर्ण का अपना एक रूप होता है, वर्ण को लिखा जा सकता है तो लैंग्वेज। उदाहरण के लिए मैंने अ किया, एक साउंड आया, तो आपने अ को क्या कर दिया, अक्षरात्मक रूप दे दिया, इसको लिख दिया। आ, एक साउंड आ रहा है आ आपके कानों में, तो आपने क्या कर दिया, आ भी लिख दिया। अब ध्वनि आपके, भले ही ध्वनि से भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये आवाज़ आपके कानों में जा रही होगी, जो ये आवाज़ आ रही है अभी, अगर मैं इस आवाज़ को लिखने के लिए आपको बोलूँ तो आप इसे लिख नहीं पाओगे, और यही अपने आप में क्या है, ध्वनि है। कहीं पे सीटी मारना, ताली बजाना, ये अपने आप में क्या है, ध्वनि। भले ही ये भी अपने आप में एक क्या है, भाषा में सहयोगी रूप है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, और सबसे छोटी मौखिक लिखित इकाई क्या हो जाएगा, आपका वर्ण। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगी दोस्तों, वो होता अपने आप में शब्द। क्लियर, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द। सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका अपना एक अर्थ होगा। इन वर्णों का क्या अर्थ है, ओ का क्या अर्थ होता है, आ का क्या अर्थ होता है, इस ध्वनि का क्या अर्थ है। लेकिन सार्थक की बात करेंगे तो सार्थक अपने आप में क्या आ जाएगा, यहाँ पे शब्द होता है, यह आपको ध्यान देना है। भाषा की बड़ी इकाई, तो भाषा की बड़ी इकाई क्या हो जाएगा, आपका पद हो जाएगा। पदों के बाद तब जाकर के आपका आगे क्या बनता है, उपवाक्य, वाक्य बनते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो अब हम बात करेंगे, इसे नोट करने के बाद आप लोग आगे बढ़िए, वर्ण विभाजन। हेडिंग डालिए, वर्ण विभाजन, वर्ण विभाजन, वर्ण विभाजन। हेडिंग डालोगे आप, वर्ण विभाजन, डैश करके लिखोगे। लिखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों का विभाजन कई आधार पर किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों का विभाजन कई आधार पर किया जाता है। फर्स्ट है उच्चारण के आधार पर। मेरा उद्देश्य आपको केवल और केवल पढ़ाना ही नहीं, आपको याद भी कराना है।
पहला क्या हो जाएगा, उच्चारण के आधार पर। दूसरा क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर। तीसरा हो जाएगा प्राणत्व के आधार पर। और चौथा हो जाएगा दोस्तों घोषत्व के आधार पर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, वर्णों का विभाजन करेंगे। याद करने के लिए भी आसान है। उच्चारण के आधार पर 2 भेद, प्राणत्व के आधार पर 2 भेद, घोषत्व के आधार पर 2 भेद। क्या दिक्कत है इसमें याद करने में। उच्चारण स्थान अभी छोड़ा है, कई आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, कई आधार पर इन्हें बांटा जाता है। तो इसकी जो पूरी वीडियो हम कल बात करेंगे, वर्णों का विभाजन। कल का पूरा टॉपिक आपका ये रहेगा। कल हम इसको लेकर के लाइव भी आएंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो सभी लोग ये ध्यान देना, इसे नोट कर लीजिए। आज मैं इतना ही रख रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो को बना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा, ताकि प्रतिदिन लाइव के लिए आने में आनंद भी आए, आप लोगों के साथ बात करने में। तो सभी लोगों का धन्यवाद।